Hello, good morning, FIBCom students. So yesterday we were discussing about the immigrants and immigrants, that the concept of migration. Why do people migrate from one place to another place? Now today I am going to discuss. That means unit number one, chapter number 3 is over. This is the last point, and today I'm going to start unit number 1, chapter number 4, that globalization of agriculture, corporate farming, and farmer suicide. This is how we are going to start. This is the point. Introduction. It is rightly said that agriculture is the backbone of Indian economy. It plays an important role in the economic development of our country because it provides an employment to about 70% of working people. Thus very large proportion of the population of our country depend on the agriculture growth of their livelihood. Our agriculture contributes about 29% gross domestic production. It provides raw materials for the number of agro-based industries, for example, cotton textile, sugar, jute, oilseed, etc. The number of products from agro-based industries such as textile goods, sugar, spices, etc. contribute for about 20% of total value of export from India. तो जब हम भारत की बात करते हैं, हमारे देश की बात करते हैं, तो उसका बैकबोन क्या है या उसके वो किस बेस पे ज़्यादा खड़ा है। तो सबसे हमारा जो मजबूत बेस है या हम बोलते हैं कि हमारा जो आधार है वो है एग्रीकल्चर, वो है खेती बाड़ी। तो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि हमारे देश के 70% जो लोग हैं वो उस एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़े हुए हैं। तो जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो 29% प्रोडक्ट परसेंटेज हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। मीन्स उसका हम बोले ग्रोथ बोले तो 29% है। जो रॉ मटेरियल की फॉर एग्जांपल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, कि जैसे है कॉटन है, टेक्सटाइल है, शुगर है, जूट है, ऑयल सीड्स है, जो स्पाइसेस है। तो ये पूरा उससे हम ये प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट सबको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और 20% ऑफ टोटल वैल्यू कि हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, कि फॉर एग्जांपल ये सभी चीज़ें हमारे देश में ज़्यादा उपलब्ध हैं, तो इसकी वजह से हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा जो योगदान बोलते हैं वो खेती बाड़ी का हमारे देश में है, क्योंकि बहुत सारे 70% पीपल आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर देयर लाइवलीहुड। द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन का हम बोलते हैं इम्पैक्ट क्या है, एग्रीकल्चर पे कैसे इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट दिया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी, द प्रेशर ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फोर्स द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उसको हम बोलते हैं NEP, जो in 1999, and then new agricultural policy NAP in 2000. The main objectives were 4% growth rate per annum in the next 20 years to favor the private participation through the contract farming and land leasing। तो लिबरलाइजेशन की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, हमारे गवर्नमेंट को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उन्होंने जो वर्षों से चली आ रही थी या चला रहे थे उसमें से थोड़ा सा मॉडिफाई करके नई इकोनॉमिक पॉलिसी उनको अपनानी पड़ी। क्यों अपनानी पड़ी? तो फॉर एग्जांपल जितना भी हम बोलते कि 29% एक्सपोर्ट हम करते हैं उसमें 4% हर साल, उसमें 4% पर एनम उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। मीन्स बढ़ोतरी होनी चाहिए लेकिन इतनी हुई नहीं, 20 साल में सिर्फ 4% रेट उसका बढ़ा है। तो हम क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम
प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो वो किसको फेवर करते हैं कि फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास खेती बाड़ी के लिए ज़मीन है लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, तो मैंने किसी और को रेंट पे दे दी, वो जो कमाएगा, वो जो बताएगा, वो जो कमाएगा उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मुझे मिलेगा, उसको मिलेगा, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा और थोड़ा सा उसको मिलेगा। सो लैंड लीजिंग, ये जो हम बोलते हैं कि इसके हिसाब से पर एनम कितना हुआ नेक्स्ट 20 ईयर्स में, ओनली 4% हुआ। आगे बोलते हैं genetically modified food crops and priority to the agriculture research promotion to the microcredit and cooperative enterprises, land reform, consolidation of the land holdings, redistribution of the surplus land, giving the private land on the lease basis of the cultivation were the other objectives of NEP and NAP. तो NEP के हिसाब से और NAP के हिसाब से, NEP मीन्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और NAP मीन्स न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी के हिसाब से, कि जैसे हम बोलते हैं कि GM फूड मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, या हम बोलते हैं कि माइक्रो क्रेडिट एंड कॉरपोरेटिव एंटरप्राइजेस है, कि फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म्स, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स है, फिर redistribution of the surplus land and giving private land on the लीज बेसिस फॉर द कल्टीवेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर वो उनके पास टाइम नहीं है तो वो दूसरों को अपनी खेती बाड़ी की जो ज़मीन देते हैं और भाड़े पे उनको देते हैं, जो भी लेन देन होता है वो उनके बीच होता है। तो इस तरह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से वो थोड़ा सा चेंज हुआ था। तो क्या हुआ, नाउ द गवर्नमेंट इज रेडी टू लीव वेरियस कंट्रोल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लिबरलाइज दैट एग्रीकल्चरल मार्केट। तो एग्रीकल्चरल मार्केट को लेके अभी थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है तो उसको गवर्नमेंट अभी झेल सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। देन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ongoing process of the globalization has influenced all the sector of economy including agricultural sector. Globalization has offered enormous opportunity but also threats to the communities that are not adequately prepared to face the challenges. It has created turbulences, uncertainty, competitiveness, and need adaptation to change and timely adoption and absorption to the technologies. As the world is going globalizing and global knowledge and information and society is emerging, सोसाइटी इज एमर्जिंग स्पैनिंग ऑल द रिलीजन्स। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि हाँ, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में, या हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका इम्पैक्ट हमको ज़्यादा दिखाई देता है कि ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो कम्युनिटीज़ को देता है, और जो फॉर एग्जांपल उसको फेस करने के लिए कि जो हम बोलते हैं कि किसान वगैरह जो होते हैं, कि जैसे हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम है या बैलगाड़ी या वगैरह, इससे वो काम चला लेते हैं, लेकिन जब हम दूसरे देशों की जब तुलना अपने देश के साथ करते हैं तो हमें क्या कमी है तभी हमको नज़र आता है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ता है, कि जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल नीड एडॉप्शन टू चेंज। अभी उसमें क्या चेंज करना है, क्रॉप है तो क्रॉप को फिर से हम बोलते हैं कि क्रॉपिंग करने के लिए, या जो हम बोलते हैं क्रॉप ठीक से नहीं हो उसको क्रॉपिंग करने की और क्या टेक्नोलॉजीज या कोई टेक्निक हम अपना सकते हैं, ये सब कुछ किसानों को अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली द फार्मर्स आर डिपेंडिंग ऑफ इंडियन फार्मर्स आर डिपेंडिंग ऑन द रेनी सीजन, कि यहाँ पे रेनी सीजन पे वो ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। आगे की बात करते हैं, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन हैव बिकम द सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड सर्विसेज। तो एग्रीकल्चर गुड्स और सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए वो किसान तक वो पहुंचना ज़रूरी है, कि फॉर एग्जांपल नॉलेज और इंफॉर्मेशन उनको सही तरीके से ज्ञान देना, उसके हिसाब से कि कौन सी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, तो वो उनका जो हम बोलते हैं नॉलेज है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही दे सकता है। देन ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑफर्ड sorry, the globalization has affected the poor and illiterate rural and small farmers having small land holdings. Moreover, many of them have no assets and other facilities that can help
to enhance their participation in the economic development। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जो रूरल और स्मॉल जो फार्मर्स है, जो हम बोलते हैं इलिटरेट हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनकी वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं कि उनके पास थोड़ा सा ज़मीन है और थोड़े से ज़मीन में उनको खेती बाड़ी करना है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ती है। एक तो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उनके पास एक तो वो पढ़े लिखे नहीं होते, एक तो उनकी गरीबी, ये एक मेन फैक्टर है। अगर वो अपनाना चाहे तो भी उनके पास पूरे से वो हम बोलते हैं कि पर्याप्त पैसे, पूरे से नहीं पर पर्याप्त पैसे नहीं होते, क्योंकि वो उनके लिए दो टाइम का खाना मिलना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो नई नई टेक्नोलॉजी कहाँ से अपनाएंगे पैसा खरीद के करके। सो दैट इज़ द थिंग। देन अभी यहाँ पे देखिए, ऑन द अदर हैंड द कांस्टेंट इंक्रीज इन द क्रॉप इनपुट्स, fertilizers, water, pesticides is also causing the concern for farmers, and several small farmers have started thinking that agriculture is not viable occupation। कि जब हम इन क्रॉप इनपुट की बात करते हैं या सीड्स की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, पेस्टिसाइड की बात करते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स होते हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर बना रहता है कि फॉर एग्जांपल वो पेस्टिसाइड्स लाने के लिए, फर्टिलाइजर्स लाने के लिए, पानी की सुविधा उपलब्ध करने के लिए उनके पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं है, जो उसके लिए उनको कहाँ से कर्ज लेना पड़ता है अपना क्रॉप इनपुट या क्रॉप बढ़ाने के लिए, हम इंक्रीजमेंट इन द क्रॉप, कि अपना जो हम बोलते कि उन्होंने जो अनाज लगाया उसमें बढ़ोतरी होने के लिए उनको कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ें उनको कर्जदारी में डाल देती हैं। The next point is opportunities to export agricultural products। The globalization has offered immense opportunity for Indian farmers to export their agricultural products in the world market, concentrate concentrate on the herbs and agricultural commodities that are in great demand in the world markets। For example, Indian mangoes, सेब मूसली, टी, जूट एक्सेट्रा। तो जब हम एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, जैसे हमने अभी देखा कॉटन है, सीड्स है, स्पाइसेस हैं, तो अपने मीन्स अपना प्रोडक्ट वर्ल्ड में कंटिन्यू करने के लिए और जगह बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ल्ड मार्केट में डिमांड करता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन मैंगोस, जो मैंगोस की बात करें तो हमारे इंडिया उसमें सबसे पहले आता है। देन सेठ मोस्टली चाय की बात करें और जूट की बात करें, जूट मीन्स जूट कॉटन की बात करें, तो ये उसकी बात हम जब करते हैं तो उसमें हमारा इंडिया सबसे पहले आता है, तो जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। रिगार्डिंग द मेडिकल प्लांट्स, सॉरी द रिगार्डिंग द मेडिसिनल प्लांट्स, वी हैव प्लेंटी ऑफ सोर्सेज इन द कंट्री। जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं या मेडिसिनल प्लांट्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है। द गवर्नमेंट इज मेकिंग अटेम्प्ट इन दिस डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट वी कैन अर्न 80,000 डॉलर करोड़ फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स। की अगर उसका हम अंदाज़ा लगाए तो हाँ, हम कितना कमा सकते हैं, 80,000 करोड़ डॉलर्स हम कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे जो पहला शास्त्र था तो वो आयुर्वेदिक शास्त्र थे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने भी हमारे आयुर्वेदा के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है। लेकिन वी डू नॉट गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द आयुर्वेदास, बट वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द homeopathic medicines, allopathic medicines, but if we stick to Ayurvedic medicine, then it will cure from internally। यहाँ के आगे बात करते हैं। At present, the government is giving up to 1 crore to some farmers in Nalgoda and Mahbub Nagar district in Andhra Pradesh to cultivate the medicinal plant फॉर एक्सपोर्ट। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे हमारे यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स पे ज़्यादा काम किया, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उस पर ज़्यादा काम कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि
ये कितने साल पहले की बात है कि उन्होंने नालगोड़ा और जो हम बोलते हैं महबूब नगर जो आंध्र प्रदेश में ये छोटे छोटे गांव आए हुए हैं, वहाँ पे जो हम बोलते हैं जो छोटे छोटे किसान हैं उनको 1 करोड़ रुपया दिया था कि मेडिसिनल प्लांट्स लगाने के लिए या मेडिसिनल प्लांट्स पे उसको काम करने के लिए, जिसकी वजह से वो काम करें और एक्सपोर्ट कर सके, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके. The next point is increase income has the increase income um, from farming. The globalization has brought greater awareness of the opportunities and alternatives for the farmers to enhance their income from farming by switching of the subsistence farming to cash cropping. That Maharashtra small farmers have gained an additional $200 to $400 in income per year. कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ और अल्टरनेटिव्स कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अल्टरनेटिव्स मिलता है कि जिस तरह से अपने हम बोलते हैं कि क्रॉप इंक्रीजमेंट किस तरह से किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप फार्मिंग किस तरह से किया जाए. तो महाराष्ट्र के जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको इस तरह का टेक्निक इस्तेमाल करके वो साल में कितना कमाते हैं, $200 से लेके $400 तक कमाते हैं. गेन मीन्स मिला था, उनको मिला था, ये बात की बात है. Bridge the technological gap. The globalization is helping bridge the technological gap and provide the solution to the problems with the help of developed countries and international organizations. It is often quoted to indicate technological gap that it requires 3 times of efforts to produce 1 ton of rice in India that is in United States of America. Now major agricultural transformation developed with the help of USAID is sweeping across India's northern rice wheat growing belt and helping farmers to save time as well as preserve precious natural resources. This method, called zero tillage, utilizes the seed drill and that can cut through the seed residue. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि ब्रिज द टेक्नोलॉजिकल गैप, कि मीन्स जितना हम बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ और अवेयरनेस और न्यू चैलेंजेस जैसे किसानों के सामने आ रहे हैं, वैसे ही हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजिकल गैप कि जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि वो कम हो रही है, जिसमें फॉर एग्जांपल किसी को प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की हर एक कोशिश की जाती है कि फॉर एग्जांपल हमारी डेवलप कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में टेक्नोलॉजिकल गैप है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी या टेक्निक हम अपनाते हैं तो उसमें किस तरह से इंक्रीमेंट किया जाए, उससे क्या होगा या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हम हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमको सब इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंफॉर्मेशन हम किसानों तक पहुंचा सकते हैं. It is often quoted to indicate the technological gap that requires 3 times effort to produce 1 ton of rice in India that in United States of America. जैसे हमको पता है कि हमारे इंडिया में साउथ में सबसे ज़्यादा राइस होता है कि जिसको पहुंचाने का काम या एक्सपोर्ट करने का काम हमारी इंडिया जो हम बोलते हैं कि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को पहुंचाने का काम करती है. और दूसरा कि जब हम मेजर डेवलपमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंट मेजर चेंज यहाँ पे देखें तो हेल्प ऑफ USAID यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डेवलपमेंट, ये जो हम बोलते हैं कि नॉर्दर्न राइस के जो हमारा इंडिया का राइस और वीट है वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज पे सबसे दुनिया में उसका डिमांड बढ़ रहा है. दिस मेथड कॉल zero tillage utilizes seed drill that can cut through the seed residue. तो ये जो टेक्निक है हम बोलते हैं USAID, तो ये टेक्निक की वजह से हम क्या बोलते हैं जीरो टिलेज यूटिलाइजेस, कि हम बोलते हैं कि जो सीड्स निकाला जाता है ना, जैसे क्रॉप का वो सीड्स निकाला जाता है और वो मशीन के साथ कि
कि जो हम बोलते हैं कि रेसिड्यू, उस सीड्स का जो रेसिड्यू होता है कट करने के बाद उसका जो हम बोलते हैं कि बचा कुचा हुआ हम बोलते हैं पार्ट, तो उसकी वजह से हम निकाल सकते हैं। और दिस सीड इज द सीड इज देन ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द सॉइल, कि उसकी वजह से क्या होते हैं फिर से वापस वो जो सीड का जो हम बोलते हैं वो फिर से जमीन में चला जाते हैं। द फार्मर्स नो लॉन्गर हैव टू एंगेज इन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्लानिंग, कि उसके बाद बीज बोने के लिए जो हम किसान बोलते हैं कि जितना टाइम कंज्यूमिंग होता है उनके लिए, या लंबी प्रोसेस होती है, या हम बोलते हैं कि जो काम करने की जो तकनीक होती है उसमें उनको अभी ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर डू दे हैव टू रिस्टोर द बर्निंग ऑफ हार्वेस्ट वेस्ट टू डिक्रीज द टाइम टू द नेक्स्ट प्लांटिंग, कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारी दापोली या दापोली के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे जैसे आप देखो कि एक क्रॉप निकालने के बाद हाँ, उसको हम बोलते कि थोड़ा सा उसका जो बचा उचा कचरा है उसको जला देते हैं, तो वैसे करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो दिस प्रैक्टिस सेव्स द 70% ऑफ ट्रैक्टर फ्यूअल एंड ऑब्टेन्स बेटर yields एंड रिक्वायर अप टू 50% लेस वाटर। तो जब हम ये USAID ये जो तकनीक अपनाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलरली कैसे मीन्स 75% ट्रैक्टर की फ्यूल से हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि उसको हम जो बोलते हैं क्रॉप है उसको मेंटेन कर सकते हैं, और उसकी वजह से 30-50% जो पानी लगता है प्लाउइंग के लिए या बीज बोने के लिए, तो वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। द फार्मर सेव एटलीस्ट $65 per hectare in the production cost, which makes the big difference to their profit margins। तो क्या कर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा कैसे होता है किसानों को, कि जैसे हम बोलते हैं कि 65% हेक्टर इन द प्रोडक्शन को, कि जितना उनको बारी बारी उनको बीज बोने में या टाइम चला जाता है, या हम बोलते हैं कि उनको फिर पानी की जो सुविधाएं उपलब्ध करनी होती है, पानी की ज़रूरत होती है, तो उसकी वजह से $65 उनके बच जाते हैं। और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि फॉर एग्जांपल USAID ये टेक्निक इस्तेमाल करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। Then next point is diffusion of better agricultural technologies. Progressive farmers from India are getting exposure to the best possible available technologies, and educated young men working in the international agriculture related companies are helping in diffusion of better agricultural technologies in the geographical areas. Mohammad Mustaq, a farm expert earlier worked in the foreign company, has helped as many as 265 farmers to start greenhouse technology in Bilaspur, Hamirpur and Mandi region of Himachal Pradesh। तो डिफ्यूजन ऑफ बेटर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी पुरानी तकनीक है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वो नई तकनीक को अपनाया जाए, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके नई तकनीक जब हम अपनाते हैं तो वो क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, क्रॉप इंक्रीजमेंट भी होता है। जैसे हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर से जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं उसके साथ हम उसके साथ रहकर हम बोलते हैं कि जो टेक्निकली जो जियोग्राफिकल एरियाज हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर ये टेक्नोलॉजीज चलेगी या नहीं, उसके हम मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जो मोहम्मद मुश्ताक जो फार्म एक्सपर्ट बहुत साल पहले रह चुके थे फॉरेन कंपनी में, उन्होंने बहुत सारे में 265 फार्मर्स को ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को बोला था। कहाँ पे बोला था, हिमाचल के बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी रीजन में उन्होंने 265 फार्मर्स को ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने बोला था। ही हैज सेट अप हिज ओन ग्रीन हाउस in 30,000 square yards in the Morni Hills in the Sirpur district, where he expects to earn 5 lakhs day in the 10 years time from now। कि उन्होंने एक ग्रीन हाउस जिसे सजेस्ट किया था टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने अपना एक ग्रीन हाउस 30,000 स्क्वायर यार्ड में उन्होंने एक अपना ग्रीन हाउस सेटअप किया था। यहाँ पे आपको देखो नाम दिया गया है कि मोनी हिल सीररपुर,
डिस्ट्रिक्ट में, कि वहाँ वो एक्सपेक्ट करते थे, ही एक्सपेक्ट टू अर्न 5 लाख डे, कि दिन में वो 5 लाख कमा सके, जैसे अर्न 5 लाख डे इन द 10 ईयर्स, 10 साल में 5 लाख कमा सके, उन्होंने ऐसा एक सेटअप किया था। देन अबाउट 10-15 फार्मर्स आर कंसल्टिंग ही एवरी डे, कि जहाँ पे उनको 10 से 15 जो किसान थे उनको रोज कंसल्ट करते हैं। एंड दिस इज हाउ द मल्टीनेशनल कंपनीज आर हेल्पिंग इन इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इन द हिली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये हमको ये समझ में आना चाहिए कि जब हम हिली एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो इंसान थे, जो हम बोलते हैं कि मोहम्मद मुश्ताक, ये जो फार्म एक्सपर्ट है, उन्होंने 30,000 स्क्वायर में अपना एक फार्म ग्रीन हाउस बनाया था, जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को, या हम बोलते किसानों को, वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते थे। और उन्होंने इस तरह से सेटअप किया था कि वो 10 साल में 5 लाख कमा सके, या पर डे इतना कमा सके। तो जिसकी वजह से कुछ फार्मर्स या जो जिनको प्रॉब्लम्स आती थी, तो वो उनको कांटेक्ट करते थे, और इसकी वजह से कि हम बोलते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज, या हम बोलते हैं कि इस तरह से वो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी में हिली एरिया में उनको या उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। सो वी शैल स्टॉप हियर।